हेलो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, उससे बनने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों की। क्योंकि हम समावेशी शिक्षा की वीडियो 2 बना चुके हैं, आप चाहें तो उन्हें वीडियो को चैनल पर जाके देख सकते हैं। आप बात करते हैं हम अपवांछित बालक की, क्योंकि आपको पता है समावेशी शिक्षा में जितने भी आते हैं सब विशिष्ट विद्यार्थियों का समावेश होता है सामान्य विद्यार्थियों के साथ। अपवांछित बालकों की, इससे बनने वाले सारे क्वेश्चनों की। तो पहला देखते हैं, पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो है समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे, यानी सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डेस सहायता करता है। तो वह हमारा करता है स्व अधगम से। इसका राइट जो आंसर रहेगा वो पहला रहेगा। वह किससे सहायता करता है? स्वादिगम मॉडल के द्वारा। अगर हम बात करें स्वादिगम मॉडल की, थोड़ा सा हम इसके ब्रीफ में इसके क्या करें हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो ये स्वादिगम मॉडल है जो वो एनपीसी यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपीई की 1986 की सबसे पहले वहाँ पे ही प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों पे ध्यान दिया गया था पॉलिसी में। उसमें ही कहा गया था कि जो प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी उनके लिए नवोदय जैसे विद्यालयों का क्या हो, निर्माण हो, जो हर जिले में होना चाहिए। और नवोदय विद्यालय है भी हर जिले में। उसी के तहत हमारा कस्तूरबा गांधी आया, वो बालिकाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो प्रतिभा संपन्न है। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा समेकित शिक्षा इंगित करती है। तो आप सभी जानते हैं वो क्या इंगित करती है, यानी किस ओर इशारा करती है? सामान्य और विशिष्ट विद्यार्थियों की ओर। अगर आप चाहते हैं कि मैं जितने भी ऑप्शन है उन सबका एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो हम अभी आंसर ही आंसर देखेंगे क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो समयगित शिक्षा क्या करती है, किस ओर इशारा करती है? सामान्य बच्चे एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल के लिए। क्यों एक ही स्कूल के लिए? क्योंकि जो विशिष्ट विद्यार्थी हैं वो रहेंगे तो सामान्य विद्यार्थियों के साथ रहेंगे तो समाज में, इसलिए वो क्या करती है कि एक ही स्कूल की रिक्वायरमेंट करती है। अगर बात करें समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट भारत में कब लिया गया, तो वो एनसीएफ 2005 के रिकमेंडेशन से यानी सुझावों से 2006 में भारत ने इसे अपनाया था। इस पर मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या हो, बुद्धि लब्धि वाले बालक एक साथ एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करेंगे। इससे उनमें सहयोगात्मक समायोजन की क्षमता का विकास होगा। जो एनसीएफ था उसका 2005 का, उसका कहना था कि अगर जो विशिष्ट विद्यार्थी उन्हें विशिष्ट शिक्षा प्रदान करेंगे तो वो कभी समाज में नहीं रह सकते या सामाजिक तौर पर अपने आप को सामाजिक व्यक्ति नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने विशिष्ट शिक्षा देकर उन्हें पहले ही अलग कर दिया। क्योंकि शारीरिक रूप से वो पहले अलग होते हैं, फिर हम क्या करते हैं शैक्षिक रूप से भी उन्हें अलग कर देते हैं, जो कि उनके सामाजिक विकास के लिए घातक है। क्योंकि शिक्षा क्या है? सर्वांगीण विकास। अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन है इसमें विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधगम और समवयस्कों से सीखना, यानी हम क्या करेंगे आपस में सहयोग से सीखेंगे तथा समवयस्क यानी हम उम्र इंसानों से सीखना। तो ये क्या है सीखना? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार सीटेट से पूछता है। तो हम क्या करेंगे इसको सकारात्मक रूप से लेंगे। क्यों लेंगे सकारात्मक रूप से? क्योंकि इससे क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, कक्षा में शिक्षण का माहौल बनेगा। यानी विविध विद्यार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम एवं समवयस्कों से सीखने की सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे कि समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, साथ ही साथ उनमें सहयोगात्मक भावना विकसित हो। क्योंकि एनसीएफ क्या चाहती है कि सहयोगात्मक भावना विकसित हो, ना कि वो अपने आप को अलग समझे समाज से। क्वेश्चन 4 को देखिए, वो कह रहा है कि 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों व मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे? तो तभी तो जो समावेशी या इंक्लूसिव एजुकेशन का टीचर होता है उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही नॉर्मल टीचर 40 मिनट में पढ़ाता है, वही उसको 40 मिनट है 35 से 40, तो वो उस 40 मिनटों में किस तरह से विशिष्ट और सामान्य विद्यार्थियों को लेकर अपनी कक्षा में चलता है।
यही सबसे मेन उसके शिक्षण का पार्ट है। तो इसमें क्या होगा कि वो सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित करेगा, जिसमें क्या होगा, सामान्य व विशिष्ट विद्यार्थी क्या कर सकेंगे, आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। यानी इस तरह पाठ्यक्रम या शिक्षण का निर्माण करेगा जिसमें सामान्य से लेकर विशिष्ट विद्यार्थी क्या हो, एक्टिव रह सके। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधगम और समवयस्कों से सीखना। इसमें वही पूछा गया जो क्वेश्चन 3 में था अभी, जो समवयस्कों से सीखना क्या है, ये क्या है, हमारा सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे कि समवयस्कों को वरीयता बढ़े। यानी जो सिखाने वाले हम उम्र वो और सिखाएं, इस तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है, तो यहाँ कमजोर शरीर से नहीं जबकि आर्थिक स्थिति से कमजोर है। कमजोर वर्ग कहा है, तो कमजोर वर्ग क्या है, आर्थिक स्थिति से कमजोर, यानी ऐसे अभिभावकों के बालक जो क्या है, इसका डी आंसर है। यानी ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। यानी सरकार ने जो न्यूनतम आय निर्धारण कर दी है उससे भी क्या हो, नीचे की आय की सीमा में आते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यह है, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। तो हम एक बात हमेशा याद रखेंगे कि समावेशी शिक्षा में यानी इंक्लूसिव शिक्षा में जब हम क्वेश्चन पे टिक करें तो 99% हम क्या करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। यानी हमें किसी भी तरह से सकारात्मक सोचना है, नकारात्मक आंसर को हमें लेना ही लेना नहीं है। इस तरह अगर हम अपने क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे तो एग्जाम सीटेट हो, केबीएस हो, डीएसएस भी हो, यानी दिल्ली वाला कोई भी हो, आपका झारखंड टेट हो, यानी डिस्ट्रिक्ट का कितना भी हो, तो वो सब राइट जाएगा। अगर हम बात करें एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि हमें उसमें क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी बच्चे के अभिभावकों से सहयोगी योजना की चर्चा। यानी हम क्या करेंगे, बच्चे के अभिभावकों के साथ सहयोग से, यानी ऐसे विद्यार्थियों को आवश्यकता होती है शिक्षक के साथ साथ अपने पेरेंट्सों के भी सहयोग की, तब वो आगे शिक्षण में बढ़ पाते हैं। तो यानी हम क्या करेंगे, सहयोग योजना पर चर्चा करेंगे उनके माता पिताओं से। यानी प्रथम बार स्कूल में आए विशेष आवश्यकता वाले बालकों के संदर्भ में शिक्षक को उसके सामाजिक स्थिति का पता लगाना आवश्यक होता है जिससे कि उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा सके। साथ ही शिक्षक को बच्चे के अभिभावक के साथ मिलकर उसके लिए सहयोगी योजना का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि बालक शिक्षक का तथा विद्यालय व्यवस्था के साथ सहज स्थिति में आ सके और उसका अधिगम सुचारू रूप से चल सके। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की, क्योंकि आपको पता है राइट टू एजुकेशन क्या है, शिक्षा का अधिकार सभी के लिए। तो आप शिक्षक होने के नाते क्या, अगर सामाजिक व्यक्ति हैं तो भी शिक्षा से किसी को वंचित नहीं कर सकते। 6 से 14 वर्ष तक की अवस्था वाले बच्चे को। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार भारतीय विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। आगे आपका राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट, इसमें अगर हम देखेंगे कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है तो वो है आपका 45 घंटे की। यानी वो 45 घंटे की योजना बनाकर अपना शिक्षण कार्य करेगा। शिक्षा का अधिकार आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक को एक सप्ताह में कुल 45 घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होगा। यानी एक सप्ताह की प्लानिंग करनी है जिसमें घंटे कितने रखे गए, 45। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो हमने अभी क्या कहा था कि हमें उस ऑप्शन को चुनना है जो क्या हो, सकारात्मक हो। तो इसमें पहला देखिए, बच्चे की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना, ये आप कभी कर नहीं सकते क्योंकि ये नेगेटिव वे में जा रहा है। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग करना, ये भी आप नहीं कर सकते। फिर तो हमारे पास क्या था, विशेष शिक्षा थी, हमने उसके कॉन्सेप्ट को
अलग किया, तब समावेशी शिक्षा को स्वीकारा। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, उसे देखिए वो क्या कह रहा है। सरकारी योजनाएं विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। और आपका छठवां कह रहा है कि प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो यानी ये तीनों ही पॉइंट हमारे नेगेटिव हुए, तो इसमें पॉजिटिव क्या रहा, सी। यानी क्या हो, उसके माता पिता के साथ परिचर्चा करनी चाहिए। तो यानी आंसर कौन सा हुआ इसमें, सी। कि निरोगी जब विद्यार्थी आए तो उसके साथ कुछ गलत ना करके उसके पेरेंट्स के साथ बातचीत करनी चाहिए। जब एक निरोगी बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। सहकारी अगर जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें हम विकसित करना चाहते हैं, यानी उसके शिक्षण से संबंधित तो उसके माता पिता से हमें बातें करनी होगी। 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां कह रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो जो अनिवार्य शब्द है उसका अर्थ पूछा है। तो अनिवार्य का मतलब होता है कंपलसरी, या फिर वो तो इसका इंग्लिश वर्जन हुआ कंपलसरी, यानी वो चीज़ होनी ही होनी है। तो इसमें क्या है, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। यानी इसमें अगर जो आपका आंसर हो जाएगा अनिवार्य शिक्षा का, इसमें क्या पूछा गया शब्द का अर्थ, तो इसमें क्या है जो हमारा वो है कि ये इसमें क्या होगा, सरकार क्या करेगी, दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। अगर इसके हम उसमें जाएं कि हाँ इसका कौन सा आंसर रहा, पहला। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल पे चर्चा करें तो क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बच्चों के अधिकार का बच्चों का अधिकार का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल से कतिपय अनिवार्य मानदंडों और मानकों को पूरा करता है। मैं संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। जो मैंने कहा था कि आप 14 साल तक किसी भी बच्चे को पढ़ने से नहीं रोक सकते, चाहे आप उसके माता पिता क्यों ना हो। इस अधिनियम में अनिवार्य शब्द का अर्थ है उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करना। जो प्रारंभिक शिक्षा उसकी क्या हो, पूर्णता सुनिश्चित हो कि बच्चे ने ले रहा है या नहीं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की, जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, इसने कहा है कि कक्षा कक्ष क्या होना चाहिए 2009 के अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका बी। इसमें है आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान है। अतः इस अधिनियम के द्वारा कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय हो जाएगा। जो यह मैंने कक्षा का आयु है उसके अनुसार क्या होगा, अधिक समजातीय हो जाएगा। अगर बात हम करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 है उसमें देखते हैं तो ये क्या भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। तो हमारे भारत में संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, तो वो है हमारा इसमें बी। क्योंकि सभी छात्रों के लिए ये तो नहीं है, सभी छात्रों और प्राणों के लिए ये भी नहीं है, सभी नागरिकों के लिए ये भी नहीं है। कौन सा है, 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए। क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि 14 वर्ष तक के हमें प्रत्येक बच्चे को शिक्षा दिलानी है। भारत के संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के ए के तहत किया गया है, जो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। इस डेट को याद रखना क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है कि ये कब लागू हुआ, क्योंकि कभी नहीं पूछा जाता एक्ट कब आया, जबकि कब लागू हुआ ये हमेशा पूछा जाता है। तो 1 अप्रैल 2010 को। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की, तो वो है भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्रारंभिक शिक्षा